Hello guys, welcome in our new video. Today we discuss traditional method of irrigation. So we start. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the field. जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग साधनों से पानी को वो खेतों तक लेके जाया जाता है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स. इस काम के लिए कभी कभार पशुओं और इंसानों की मदद से यह काम किया जाता है. सो दीज मेथड आर चीपर बट लेसर एफिशिएंट. ये मेथड जो हैं वो सस्ते तो हैं पर लेस एफिशिएंट भी हैं. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, चैन पंप, ये सब आपके वो और भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के. चैन पंप, ढेकली, ये आपका कुएं से पानी निकालना, और ये चैन पंप कुएं से पानी आता है और फिर अपने आप ही चला जाता है. थर्ड इज ढेकली एंड राहत लेवर सिस्टम. पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पंप ज़्यादातर वाटर को खींचने के लिए यूज़ में लिया जाता है. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप. इन सब चीज़ों का इस्तेमाल पंप को चलाने में होता है. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज्ड एज फॉलो. आजकल नए मेथड आ गए हैं इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए. स्प्रिंकलर सिस्टम. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये मेथड बहुत अच्छा है जहाँ अनइवन लैंड के लिए, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval. जो एक परपेंडिकुलर पाइपलाइन बिछा दी जाती है फसलों पर और उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोज़ल लगाकर उन्हें उसमें फिट करके फिर वो स्प्रिंकलर सिस्टम बन जाता है. व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एक्सेप्ट्स फॉर द रोटेटिंग नोज़ल. जब वाटर फ्लो करता है, व्हेन द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, जो पानी जो प्रेशर के साथ ऊपर आता है वो पंप की मदद से आता है. इट फ्रॉम द रोटेटिंग नोज़ल, वो फिर बाहर रोटेटिंग नोज़ल से बाहर निकलता है स्प्रिंकलर बन के. इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग. वो क्रॉप के ऊपर ऐसे फैलता है जैसे बारिश हो रही है. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. स्प्रिंकलर सैंडी सॉइल के लिए बहुत अच्छा सोर्स है. ड्रिप सिस्टम, जो दूसरा मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम. इट इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोर्शन ऑफ द रूट. इस सिस्टम में जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है वाटर वो फसलों की रूट्स के पास सीधा. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, उसकी रूट्स में जाता है सीधा. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन और ट्री के लिए बहुत अच्छा मेथड है. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. इस मेथड में वाटर कभी भी वेस्ट नहीं होता. इट इज़ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज़ पुअर. ये उन रीजन्स के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे पानी की कटौती है. Protection from weeds. Bhuju and Pahili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field. Have these other plant been planted purposely? In field, many other understable plants may grow naturally along with the crop. These unwanted plants are called weeds. जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ उन्हें वीड्स कहा जाता है. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. जो वीड्स के हटाने कोई वीडिंग प्रोसेस कहा जाता है. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स
complete with the crop plant for water, nutrients, space and light. वो वीड्स उसके लिए हानिकारक होते हैं क्रॉप के लिए, क्योंकि उसका वो सब कुछ ले लेते हैं, उसका स्पेस घेर लेते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं. Thus they affect the growth of crop. Some weeds interface even in harvesting and may be poisoning for animals and human beings. ये क्रॉप को अफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ के लिए. सम वीड इंटरफेस इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस. कुछ वीड्स जो होते हैं वो इंटरफेस करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग में जब उसकी कटाई होती है, और कुछ उसे पॉइजनस बना देते हैं. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर जो हैं वो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत से काम करते हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड. जो टिलिंग प्रोसेस होता है, टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल, उसे टिलिंग कहा जाता है, और वो इसमें हेल्प करता है वीडिंग के ना उगने में. विच मे दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. फिर वो उस सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. जो वीड्स के रिमूवल के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब वो जब वो उसमें फ्लावर आ जाएं और सीड आ जाएं वो प्लांट में. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इससे हम टाइम टू टाइम उसे उसकी रूट से काट सकते हैं. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. ये खुरपी की हेल्प से होता है. और सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूटिंग वीड्स. सीड ड्रिल एक मशीन होती है, इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूटिंग वीड्स. जो भी वीड्स को हटाने के लिए यूज़ में ली जाती है. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स. वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जिन्हें वीडिसाइड्स कहा जाता है. लाइक 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड में वीड्स को ख़त्म करने के लिए. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with the water to extract recording and spread इन द फील्ड विद स्प्रेयर. ये जो होता है क्रॉप को डैमेज नहीं करता, पर ये पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जाता है क्रॉप में. डू वीडिसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन अ पर्सन हेल्डिंग द वीडिसाइड्स स्प्रेयर. क्या वीडिसाइड्स का कुछ इफेक्ट होता है जो पर्सन वीडिसाइड्स स्प्रेयर को अपने हाथ में लेता है. एज ऑलरेडी मैंशन्ड द वीडिसाइड्स आर sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation. जो वीडिसाइड्स होते हैं वो वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ वीड्स, जब वो उस पर फ्लावर आने से पहले उसे हटा देना चाहिए. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ फार्मर्स. जो वीडिसाइड्स का स्प्रे होता है वो अफेक्ट कभी कभार कर जाता है फार्मर्स की हेल्थ को. सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली. तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक केमिकल का यूज़ करते हैं. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स. ये वो एक क्लॉथ का यूज़ करते हैं वो केमिकल्स को दूर करने के लिए. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जब क्रॉप मैच्योर हो जाए फिर उस क्रॉप को काट दिया जाए, फिर उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड. इस हार्वेस्टिंग प्रोसेस में क्रॉप को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है ग्राउंड से. इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में. हार्वेस्टिंग in our country is either done manually by sickle. अब हमारी कंट्री में सिकल की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. और एक मशीन भी होती है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है.
ये आप नोट कर सकते हैं। अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, ये आप नोट कर लीजिएगा। फॉर द चाफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट। जो ग्रेन सीड होते हैं, जो बाकी के दाने रह जाते हैं गेहूं के में, उसे ये थ्रेसिंग की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दी थ्रेसिंग क्या होता है? तो थ्रेसिंग होता है द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। The grain seeds separated from the shaft is called threshing. After harvesting, sometimes shrubs are left in the field which are burnt by the farmers. पहेली is worried. जब हार्वेस्टिंग के बाद जो छोटी छोटी फसल रह जाती है उसे फार्मर लोग जला देते हैं। सो नोन दैट्स इट इज causes pollution. It may also catch fire and damage the crop laying in the field. ये डैमेज भी कर सकती है क्रॉप को। पहली को इससे टेंशन हो रही थी। फार्मर्स विद small holding of land do the separation of grain by chaff and chaffed by winnowing. जो ये ग्रेन को शाफ्ट से अलग करने के प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं। ये एक और मेथड होता है ग्रेन को शाफ्ट से अलग करने का। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। ये आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हार्वेस्टेड फेस्टिवल। हमारे इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स होते हैं, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ क्रॉप। ग्रेन are to be kept for a longer time. They should be safe for moisture, insect, rats and microorganisms. जो स्टोरेज एक प्रोसेस होता है, इम्पॉर्टेंट टास्क होता है क्रॉप के, वो उसे स्टोर करने के लिए कि वो मॉइस्चर से बचा रहे, इंसेक्ट से बचा रहे, रैट से बचा रहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहे। दी फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। फ्रेश क्रॉप में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। If freshly harvested grain seed are stored without drying, they may get spoilt or attacked by the organism, loosening the germination capacity. अगर हार्वेस्टेड क्रॉप को सीधा ही हार्वेस्टेड क्रॉप को ग्रेन्स को सीधा ही आप स्टोर कर देंगे तो फिर उसका वो स्पॉइल हो जाएंगे और अटैक कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर, और उसका वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को खो देगा। Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए उसको पहले अच्छे से सुखाया जाता है उसे स्टोर करने से पहले। This prevents the attacked by insects, pests, bacteria and fungi. ये फंजाई, इंसेक्ट्स, इन सब के अटैक से उसे बचाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर आप देख रहे हैं ये जूट बैग्स में से स्टोर करते हैं और मेटालिक बिन्स जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें ये स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन silos and granaries to protect them for pests like rats and insects. जो ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज की जाती है वो ग्रेनरीज में की जाती है। ग्रेनरीज आप गोडाउन समझ लीजिए जहाँ पे ज़्यादा ग्रेन स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड अगेंस्ट एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन दी बिग गोडाउन्स। Specific chemicals treatment are required to protect them for pests and microorganisms. ये नीम की पत्तियों का इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पीस्ट से बचे रहें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहें। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, आप ये एक्टिविटी फ्रॉम दी फूड फ्रॉम एनिमल्स, आप ये टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें, आपने इस टेबल को बनने के बाद आपको पता चला होगा कि हमें प्लांट्स ही सब कुछ नहीं देते, हमें एनिमल्स भी बहुत कुछ देते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कुछ लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहाँ पर उनका एक फ़िश एक डेली का खाना होता है। In the previous classes, you have learnt about the food
दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है जो हमें फूड प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। आपने अभी पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है बहुत सारे स्टेप्स, उसमें हमें लेने पड़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आपका हो गया सोइंग, हो गया वो सीडिंग हो गया, पहले सीड्स को अच्छे से चुनना, फिर उसे सोइंग करना, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सिमिलर एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। विद दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब इंसान अपने साथ बहुत सारे पशुओं की देखभाल करता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। आप डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिएगा। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विद अ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर डूइंग ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। आप ये क्वेश्चन आंसर आपको अगले क्लास में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।